नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट में आज ये 24वां टेस्ट है और इसमें हम लोग 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के 12 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 18 प्रश्न होंगे और इसमें जो है उनसे संबंधित जो व्याख्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए जो कि लोक सेवा आयोग के पैटर्न में कुल 6 टॉपिक उसमें आते हैं, तो उस पर जो है हमारी टीम द्वारा संपूर्ण हिंदी की एक ई बुक जो है पीडीएफ के फॉर्म में लॉन्च की गई है, जिसमें लगभग 157 पन्ने हैं और प्रामाणिक पुस्तकों प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर जो है पूरी हिंदी को इस पीडीएफ में संकलित किया गया है त्रुटिरहित तरीके से, और जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है सबको एक जगह कलेक्ट करने का प्रयास किया गया है। तो अपने आप में जो है हिंदी की तैयारी के लिए यानी समीक्षा अधिकारी की हिंदी की तैयारी के लिए ये एक संपूर्ण बुक है, जिसको आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ये लिंक दिया है, इस पर क्लिक करके आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सभी 6 टॉपिक हैं जो आरओ प्री में पूछे जाते हैं। आप कई किताबों को पढ़ते हैं, क्योंकि किताबों में क्या समस्या है कि आरओ के अनुसार जो है कोई भी किताब नहीं लिखी गई है। समीक्षा अधिकारी के सिलेबस को ध्यान में रख के कोई भी जो है किताब नहीं लिखी गई है। तो किसी किताब में जो है विशेष एवं विशेषण जो है 1 पन्ने में होता है, किसी में 4 पन्ने में दिया होता है, किसी में जो है आधे पन्ने में उसको समेट दिया जाता है। इसी प्रकार तत्सम एवं तद्भव शब्द किसी पुस्तक में 2 पन्ने में होते हैं, किसी पुस्तक में 4 पन्ने में होते हैं। लेकिन आरओ की परीक्षा की तैयारी के लिए इसका हमको जो है विस्तृत अध्ययन चाहिए, क्योंकि हर बार एग्जामिनर द्वारा नए नए शब्दों को शब्दकोश से निकाल कर पूछा जाता है। तो हमने इस ई बुक में इस पीडीएफ में जो है यही प्रयास किया है कि जितना भी पूछा जा सकता है उससे अधिक मटेरियल आपको दिया है। आपके पास समय है और अभी आप अगर इसको लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा आप जो है हमारे अगर आरओ क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो इसमें कुल 11 फुल टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट हैं, इस तरह से 20 टेस्ट और उनकी जो है कंप्लीट पीडीएफ फाइल जिसमें सभी प्रश्नों की समुचित व्याख्या दी जाती है, यानी प्रश्न उत्तर के फॉर्म में ये अपने आप में नोट्स होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने के अलावा आपको पीडीएफ भी मिलती है। तो ये पीडीएफ कंप्लीट नोट्स हैं अपने आप में। जिस तरह से आपने घटना चक्र की पुस्तकें देखी होंगी, जो है प्रश्न और उसकी जो है समुचित व्याख्या, तो उसी स्टाइल में लिखी हुई ये जो है टेस्ट सीरीज है पूरी, आप इसको ले सकते हैं। इसके लिए जो है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और ई बुक लेने में कोई दिक्कत हो तब भी आप इसी नंबर पर जो है या तो व्हाट्सएप करिए या इस पर जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पिछली सीरीज में यानी जो है मॉक टेस्ट 23 में जो है एक बड़ी गलती हो गई थी क्वेश्चन में, तो उसको यहाँ पर सुधारना आवश्यक है। क्वेश्चन था 26वां, कंप्यूटर सीपीयू की घड़ी की स्पीड की गणना की इकाई क्या है। तो इसको क्वेश्चन को मैंने फॉर्मेट भी बदला, क्योंकि जिस फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट में ही गलती हुई थी। तो उसमें जो है उत्तर बिट दिया गया था, जो कि गलत है। कंप्यूटर सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड होती है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, तो इस तरह से उत्तर सही होगा हर्ट्ज। लेकिन कभी ये क्वेश्चन आए और हर्ट्ज जो है ऑप्शन में ना हो कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना सामान्यतः किस में की जाती है, तो आप जो है उत्तर दे सकते हैं मेगा हर्ट्ज, और वैसे गीगा हर्ट्ज में भी इसकी गणना की जाती है। लेकिन अगर सामान्यतः पूछा जाएगा तो ये जो है मेगा हर्ट्ज होगा, और इकाई पूछी जाएगी तो हर्ट्ज होगा। यानी तीनों ऑप्शन अगर होंगे तो हमेशा हर्ट्ज ही इसमें सही होगा। 1 मेगा हर्ट्ज जो होता है वो 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है, और 1 गीगा हर्ट्ज जो होता है ये 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड के बराबर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न है, अपने कुकर्म पर दुख एवं पश्चाताप करना क्या कहलाता है। तो अपने कुकर्म पर दुख या पश्चाताप करना बहुत ही आसान प्रश्न है। ये ग्लानि कहते हैं उसको, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिल्टी। तो उसी को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है, ग्लानि कहा जाता है। इसी के अलावा लज्जा क्या होता है, अनुचित काम करने पर मुंह छिपाना। व्रीडा दूसरों के सामने काम करने पर संकोच, और संकोच क्या होता है, किसी काम के करने में सोचना या उस काम को करने में झिझकना, ये संकोच कहलाता है। अगला प्रश्न, मन व शरीर की शिथिलता के कारण आई हल्की झपकी, जिसको पूरी तरह से नींद भी हम नहीं कह सकते हैं,
तो बार बार जो झपकी लेना इसको क्या कहते हैं, इसको तंद्रा कहते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। निद्रा जो है बाहरी चेतना व ज्ञान से रहित होकर चुपचाप सोना यानी पूरी तरह से सोना। सुसुप्ति क्या होती है, बहुत ही गहरी निद्रा को जो है सुसुप्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का एक युग्म सही नहीं है, तो नहीं पर हमको ध्यान देना, नहीं है इसमें कौन सा, अगाड़ी का अग्रणी ठीक है, सरसप का सरसों हो जाएगा, सत्य का सच हो जाएगा। ये जो है तत्सम और तद्भव की जोड़ी ठीक हो गई। स्तंभ का स्कंध नहीं होगा, स्तंभ का क्या होगा, खंभा, और अगर स्कंध होता तो इसका क्या होता, कंधा। तो इस तरह से जो है डी ऑप्शन इसमें करेक्ट था। स्तंभ व स्कंध परस्पर तत्सम शब्द नहीं है, स्तंभ का खंभा होता है और स्कंध का जो है कंधा होता है, तद्भव। अगला प्रश्न, लवण का तद्भव शब्द इसमें से क्या है, तो लवण को जो है लौड़ भी कहते हैं और नोन भी कहते हैं। नोन जो है ज़्यादा पॉपुलर आपने सुना होगा, लेकिन लौड़ भी इसका जो है तद्भव होता है। तो इस तरह से दोनों ही जो है इसमें ए और बी सही होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आग के पर्यायवाची शब्द को पृथक कीजिए, यानी इनमें से आग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। वायु सखा आग का पर्यायवाची है, धूमकेतु भी आग का है, कृषाणु भी आग का पर्यायवाची है, पावक भी आग का पर्यायवाची है। अनिल क्या है, अनिल जो है हवा या वायु का पर्यायवाची है। अगर यहीं पर अनल होता तो वो जो है अग्नि या आग का पर्यायवाची होता। तो इस प्रकार से उत्तर क्या सही होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आग के अन्य पर्यायवाची देखते हैं, अग्नि, ज्वाला, दहन, धनंजय, रोहित्वाश्व, वैश्वानर, विभावश, हुतासन, अनल, वहनी और सिखी। यातुधान ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपने जो है अगर रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में बार बार चौपाइयों में यातुधान, सेना, सबमारी, इस तरह से जो है कई जगह प्रसंग आता है। तो यातुधान जो है असुर का पर्यायवाची है, यानी राक्षसों का पर्यायवाची है यातुधान। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, निशिचर, रात्रिचर, दानव, निशाचर, रजनीचर, राक्षस, दैत्य और तमचर। सूर्य के पर्यायवाची अंशुमान, सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर। समुद्र के पर्यायवाची सागर, उदधि, पयोधि, नदीश, पारावर, नीरनिधि, अर्णव, पयोनिधि, वारीश, अब्धि, जलधाम, नीरधि, सिंधु, रत्नाकर, जलधि और वारिधि। शत्रु के पर्यायवाची शब्द विपक्षी, अरि, प्रतिपक्षी, अमित, वैरी, दुश्मन और रिपु। ये सभी शत्रु के पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, यह घोड़ा अच्छा है, तो इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण की संज्ञा कौन सी है, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो सार्वनामिक विशेषण की संज्ञा पूछी है, ना कि सर्वनामिक विशेषण पूछा है। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है, यह, क्योंकि ये जो है सर्वनाम होते हुए भी यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है और घोड़े की विशेषता बता रहा है, घोड़े की ओर इंगित कर रहा है। तो यह घोड़ा अच्छा है, तो यहाँ पर संज्ञा क्या हो जाएगी सार्वनामिक विशेषण की, घोड़ा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो जो है कथन दिए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं, इस पर हमको विचार करना है। बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आने वाले विशेषण मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिन सार्वनामिक विशेषणों का कोई भी रूपांतरण नहीं होता है, जैसे यह जो है क्या है, एक जो है सार्वनामिक विशेषण है लेकिन ये मौलिक है। जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगने से बनते हैं उन्हें हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। तो एक और दो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। उदाहरण देखते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण के, यह वह, यानी यह घर वह लड़का, यौगिक में ऐसा वैसा, ये सभी क्या हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो एक एक करके सभी वाक्यों को देखते हैं। ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, सौंदर्यता भी गलत है, अनुपम शब्द भी गलत है। व्यक्ति यौनवावस्था में भूले करता है, यौनवावस्था जो अपने आप में गलत शब्द होता है। देश की दुरावस्था, ये भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। केवल सही क्या है, कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं। तो सही रूप क्या होंगे, ताजमहल का सौंदर्यता की जगह सौंदर्य अनुपम है। व्यक्ति यौवन में भूले करता है, यौवन का मतलब ही है कि एक अवस्था की बात हो रही जीवन की,
तो यौवनावस्था जो है उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। और देश की दुरावस्था की जगह सही शब्द क्या होगा? दुर्वस्था। तो इस तरह से देश की दुर्वस्था सोचनीय है। तो ये जो है तीनों वाक्य करेक्ट हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यानी हमको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चाहिए। प्रामाणिक गलत लिखा है, ऐतिहासिक भी गलत लिखा है, माधुर्यता भी गलत है। अनुदित शब्द जो है इसमें वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा है। प्रामाणिक का सही रूप क्या होगा? प्रामाणिक होगा। ऐतिहासिक का ऐतिहासिक होगा। माधुर्यता का जो है माधुर्य होगा। ये जो है ता यहाँ पर नहीं लगेगा। निम्नलिखित शब्द युग में परस्पर कैसा संबंध है? यानी ममता और निष्ठुरता, ये दोनों शब्द युग्म हैं, इनमें से कैसा संबंध है? ये विलोम है, पर्यायवाची हैं, अनेकार्थी हैं या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं? तो ममता का उल्टा क्या होता है? निष्ठुरता होता है। यानी ये क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से एक युग्म त्रुटिपूर्ण है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? समष्टि का क्या होता है? विलोम व्यष्टि होता है, बिल्कुल ठीक है। शाश्वत का क्षणिक होता है। अपव्ययी यानी जो कम खर्च करता है, मितव्ययी जो ज़्यादा खर्च करता है, ये भी ठीक है। एक का क्या होगा? अनेक होगा, ना कि दो होगा। तो ये जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है, यही इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में खुद का यानी स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो ऐसा एक ही जो है केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश इस वर्तमान में कितने हैं भारत में? 8 हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जिसमें हाई कोर्ट खुद का है? तो वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। दादर नागर हवेली तथा दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दिल्ली में स्वयं का उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न भी जो है संघ शासित राज्यों से ही है। दिल्ली के अलावा किस संघ शासित प्रदेश में विधानमंडल और खुद की सरकार है? तो विधानमंडल भी होगा, विधानसभा भी होगी, तभी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। तो विधानमंडल होना आवश्यक है किसी भी जो है उसमें सरकार बनाने के लिए। तो इनमें से जो है सही ऑप्शन क्या है? पुदुचेरी। पुदुचेरी में अपना स्वयं का विधानमंडल है और वहाँ पर सरकार है। आपको ध्यान होगा पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो हैं वी नारायण स्वामी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिलहाल यही जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के तहत पुदुचेरी में विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, इसीलिए यहाँ पर जो है स्वयं का जो है सरकार होती है जैसे राज्यों में होती है। बाकी राज्य जो है जहाँ पर विधानमंडल नहीं होते हैं, वहाँ सरकार का प्रावधान नहीं होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति जो है प्रशासकों के माध्यम से या उपराज्यपालों के माध्यम से जो है शासन करता है। अगला प्रश्न, दो कथन दिए हैं, यानी एक कथन है और एक कारण है, तो इनको हमको जस्टिफिकेशन देखना है कि ठीक है कि नहीं। उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लास्टोसीन और होलोसीन कल्प में हुआ था। तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है। ये भारत की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो नवीनतम है। जो प्लास्टोसीन और होलोसीन में जो विशाल मैदानी भाग बने हैं उत्तर भारत के, ये नवीनतम संरचना, इसलिए जो है ए सही है, आर गलत है। उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लास्टोसीन तथा होलोसीन कल्प में हुआ था। ये भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। अगला प्रश्न, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? एक जो है अति संकटग्रस्त जो है पक्षी है जो देखने में शुतुरमुर्ग जैसा लगता है और इसी के बचाव के लिए एक अभ्यारण्य बनाया गया है। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य सोलापुर नामक जगह है, महाराष्ट्र में, वहाँ पर स्थित है। और ये जो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है आर्डोटिस नाइग्रोसेप्स है और ये एक बड़ा पक्षी होता है जो शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है। एक समय पर भारत के 12 राज्यों और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, लेकिन आज जो है ये IUCN की जो है रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको सूचीबद्ध किया गया है। इसका एक नाम जो है गोडावण भी है,
जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही है, और ये उड़ने वाले पक्षियों में सबसे अधिक वजनी पक्षी है। ये राजस्थान राज्य का राज पक्षी भी है। और इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, सोहन चिड़िया, हुकना, गुराइन, इसके अन्य नाम है। और देखने में जो है ये इस तरह से दिखता है जो आपके सामने है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित पीपल वृक्ष के किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के जीवन में जो है कई सारे प्रतीक मिलते हैं, इनको हम अभी व्याख्या में देखेंगे। फिलहाल जो है पीपल वृक्ष की बात करते हैं। तो पीपल वृक्ष जो है उनको ज्ञान के संदर्भ में उनसे संबंधित है। जन्म के प्रतीक क्या है? कमल, सांड व हाथी है, गृहताग का घोड़ा है, ज्ञान का पीपल है, निवाण का जो है पद चिन्ह जो है प्रतीक है, और मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम व अंतिम तीर्थंकर क्रमशः हैं। तो प्रथम तीर्थंकर जो है कौन थे? आदिनाथ थे, और अंतिम थे महावीर स्वामी। तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव, इन्हीं का नाम जो है आदिनाथ भी है। कहीं कहीं ऋषभदेव आपको लिखा मिलेगा, आदिनाथ भी लिखा मिलेगा, एक ही नाम है ये। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म को मानने वालों के लिए 5 व्रत बताए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रथम जैन संगति इससे संबंधित है, इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्थूल भद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन हो गया था 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे वे श्वेतांबर बने। श्वेतांबर का मतलब जिनका वस्त्र सफ़ेद है, यानी जो सफ़ेद कपड़े धारण करने लगे। और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वे दिगंबर माने गए, जिन्होंने वस्त्र जो है नहीं धारण किया, और वे जो है उन्होंने आकाश को ही अपना वस्त्र माना। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर का जो है अंतर भी हो गया। इनके जो है पूछा भी जाता है कि किसके अनुयायी क्या थे? तो स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर थे और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर थे। अगला प्रश्न, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो छिपकलियों का अध्ययन होता है वो सौरोलॉजी कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अन्य विकल्पों देख लेते हैं। आर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की पहचान कीजिए। यानी बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं? तो हैजा, जिसको हम लोग कॉलरा कहते हैं, ये बैक्टीरिया से होता है। प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है। पायरिया जो है बैक्टीरिया से नहीं होता है, और पेचिस भी बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो इस तरह से इसमें 1 और 3 यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? टिटनेस है, हैजा, तपेदिक जिसको हम टीबी कहते हैं, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, क्षय रोग और कुष्ठ रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं कालाजार, पेचिस, पायरिया, मलेरिया और जो है निद्रा की बीमारी या सोने की बीमारी जो होती है, ये सभी जो है प्रोटोजोआ वाले रोग है। अगला प्रश्न, मुद्रा गुणक जिसको हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं इंग्लिश में, तो मुद्रा गुणक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य कथन को हमको इसमें से छांटना है। तो इसका मान CRR बढ़ने से घटता है, बिल्कुल सही है। इसका मान 1 से अधिक होता है, ये भी ठीक है। इसका मान सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR की वृद्धि के कारण बढ़ता है, यही कथन यहाँ पर गलत है। तो मुद्रा भंडार तथा उच्च शक्ति मुद्रा भंडार के बीच के अनुपात के रूप को मुद्रा गुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी और सरल भाषा क्या है? यानी मुद्रा गुणक किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति यानी कुल जितनी मुद्रा है वहाँ पर, और सबसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का जो अनुपात होता है उसको हम मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। मुद्रा गुणक का मान जो है बैंक रिजर्व जमा अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी CRR के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः CRR व SLR में वृद्धि से इसके मान में कमी होती है। इसका मान 1 से अधिक हमेशा होता है। अगला प्रश्न, गिफिन वस्तुएं मांग के नियम के विपरीत व्यवहार करती हैं। तो बिल्कुल सही है, ये गिफिन वस्तुओं का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लॉफर वक्र, कर दर,
और राजस्व के बीच संबंध दर्शाता है। ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। तो ए और दो दोनों सही हैं। इनके बारे में जानते हैं। इस श्रेणी में उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है यानी गिफिन जिनमें उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय का अधिकांश भाग व्यय करता है। जिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता उन्हें हम गिफिन वस्तुएं कहते हैं। अर्थात गिफिन वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिन पर सामान्यतः मांग का नियम नहीं लागू होता, मतलब वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग और बढ़ जाती है। जबकि क्या होना चाहिए कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग घट जानी चाहिए, लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ने पर इसमें मांग और बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर मांग घट जाती है। इसलिए जब भी गिफिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता दूसरे वस्तुओं का उपभोग को कम करके गिफिन वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं, जिनकी कीमतों में वृद्धि अक्सर आपदाओं के समय होती है। लाफर वक्र का जिक्र हुआ इस प्रश्न में, ये भी जान लेते हैं। तो कर दर और कर राजस्व यानी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अगर कर राजस्व को हम देखें तो इनके बीच का जो अरैखिक संबंध होता है वो जो है लाफर वक्र के द्वारा उद्घाटित किया जाता है। शून्य कर दर से शून्य कर राजस्व की प्राप्ति होगी और 100% कर दर से शून्य कर राजस्व की प्राप्ति होगी। तर्कसंगत रूप से उचित कर की दरें अधिकतम राजस्व वृद्धि को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन यदि कर की दरें अत्यधिक ऊंची या कम हो तो कर राजस्व उसी अनुपात में कमी आने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मीठी क्रांति यानी स्वीट रिवॉल्यूशन, ये योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो स्वीट रिवॉल्यूशन क्या होता है? ये जो है शहद के उत्पादन से संबंधित है। और ये जो योजना है ये कहाँ की है? ये जो है झारखंड राज्य की योजना है। इसके अंतर्गत राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 36वीं है, 40वीं है, 72वीं है या 52वीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 40वीं है। और पिछली बार रैंक कितनी थी? 36वीं थी। ये जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी सूचकांक में 53 देशों में भारत की रैंक 40 है। इस इंडेक्स में इस बार 3 नए देश जोड़े गए हैं, ग्रीस, कुवैत और डोमिनिक रिपब्लिक को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट पहले स्थान पर तथा यूके, फ्रांस, जनवरी व स्वीडन क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर हैं। वेनेजुएला को इस सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो इनमें से निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब मुख्यतः प्रोग्रामिंग की भाषाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक भाषा होती है निम्न स्तरीय भाषा जिसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें जो है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज होती है। उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल आता है, बेसिक आता है, एल्गोल, पीएलआई, पास्कल और प्रोलॉग, इस तरह के प्रश्न जो है प्रायः पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न। जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए हमको डिवाइस चाहिए मॉडेम, और कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच जो है मॉडेम एक आवश्यक लिंक होता है। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इसमें से क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। पलाश का जो है अन्य नाम क्या है? टेसू है। उसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है ये लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर व फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे बसे हैं? तो गाजीपुर और फर्रुखाबाद ये दोनों जो है बसे हैं गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे और उत्तर प्रदेश के कौन से नगर हैं? गढ़मुक्तेश्वर है यानी हापुड़ में, सोरो, बिठूर, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, गाजीपुर, वाराणसी और राजघाट, नरोरा। यमुना के किनारे कौशाम्बी, कालपी, बटेश्वर, मथुरा, वृंदावन और आगरा। गोमती के किनारे जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ बसे हैं। सरयू जिसका घाघरा भी अन्य नाम है उसके किनारे अयोध्या बसी हैं।
HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो HDFC बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। HDFC का फुल फॉर्म भी आपको जानना चाहिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो बहुत बड़ी योजना है, फ्लैगशिप योजना है मोदी सरकार की, इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वस्त्रल गुजरात, यानी वस्त्रल कहाँ पर है? अहमदाबाद में, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी 5 मार्च 2019 को। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान 3,000 रुपये यानी 60 वर्ष की बाद जो है 3,000 रुपये की मासिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। अब इसमें लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो असंगठित क्षेत्रों में जो चल रहे हों, जिनकी आयु 18 से लेकर 40 वर्ष तक हो, इच्छुक व्यक्ति पहले से ही किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो, असंगठित क्षेत्र के अलावा घरों में काम करने वाले नौकर, रिक्शा चालक, ड्राइवर, मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले, यानी ऐसे सभी जो है कामगार या कारीगर जो है जो असंगठित क्षेत्र के हों वो इसमें शामिल हैं। और एक और बड़ी शर्त है कि उनकी जो मासिक वेतन है या मासिक पारिश्रमिक है वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त है। इस सीरीज में हमने 30 प्रश्नों को हल किया। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप RO परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन RO लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से RO परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स PDF में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली PDF होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की PDF रिवीजन करने के लिए दी जाएगी।
वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।